मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। सबसे पहले सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौरिया टाइम्स जो कि समय समय पर समसामयिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है, स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों का एक वर्ग जो हमेशा से आम जन से मुखातिब होते हुए क्षेत्र की अपडेट पोजीशन से उन्हें अवगत करवाता रहा है। सम या विषम किसी भी परिस्थिति का सवाल क्यों ना रहा हो, इस बीच में इंदौरिया टाइम्स की योजक कड़ी के रूप में आज भी जो मंच पे मेरे साथ मौजूद हैं, इन तमाम स्पीकर्स के प्रति इंदौरिया टाइम्स न केवल आभारी है बल्कि आपके माध्यम से कोटपूतली किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कैसे उसे आगे बढ़ना चाहिए था, ये बातें बराबर पब्लिक के बीच में आती रही हैं। कहीं ना कहीं खामी रही है पब्लिक की कि वो उन बातों को या तो इतना हल्के में लेते हैं या फिर उसे विचार नहीं कर पाते। काश यदि इस तरह का हमने पहले से कुछ विचार विमर्श का दौर जारी रखा होता तो वर्तमान हालात से जहां कोटपूतली आज गुजर रहा है, जिसके लिए आज एक विशेष रूप से हमने आज आप सभी साहिबान को आमंत्रित किया है, ये नौबत नहीं आती। राजस्थान प्रदेश की जहां कांग्रेस सरकार के 4 साल पूर्ण हो जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम मंत्री और विधायक अपने 4 साल को बेमिसाल गतिविधियों के रूप में काउंट करते हुए आखिर उनके कार्यकाल में क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या गुड गवर्नेंस की बात जो बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे हैं, क्या वाकई में हर एक व्यक्ति को गुड गवर्नेंस मिला है? क्या हर एक व्यक्ति ने यह देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसे पंख लगे हैं? क्या महज एक चिरंजीवी को एक तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य का बीमा मिल जाता है, या कि चौड़ी सड़कें हो गई हैं, क्या ट्रांसपोर्ट के रास्ते खुल गए हैं, या लोगों को रोजगार मिल गया है? ऐसा क्या हुआ है इन 4 साल में जिसके अंतर्गत ऐसा माना जा रहा है कि सरकार हो सकता है फिर से रिपीट करे? यानी कि जहां नगर पालिका से नगर परिषद में क्रमोन्नत होती है कोटपूतली, वहीं वर्षों पुरानी कोटपूतली जिले की मांग भी आज इस कदर सामने आ गई है कि कोटपूतली जिले की दहलीज तक जा पहुंचा है। माना जा रहा है घोषणा पर बाकी है, क्योंकि हाल स्थानीय विधायक उच्च शिक्षा एवं गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का ये स्टेटमेंट काफी फ्लैश हुआ है कि 31 दिसंबर तक यदि कोटपूतली को जिला घोषित नहीं किया जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मैं कह देना पर्याप्त नहीं है, कॉन्फिडेंस उनको लग रहा है कि जो उनके चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है, यदि उन्होंने ये बातें की हैं तो निश्चित रूप से जिले की कवायद करते हुए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, उन तमाम चीजों को भी अंजाम दिया होगा। उन सभी की समीक्षा के लिए हम एंड ऑफ द ईयर आज इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। मेरे दाहिनी साइड हैं जो मौजूद है रामनिवासी यादव, जो जनता दल को एक बड़े शीर्षस्थ तरीके से अपना नेतृत्व प्रदान करते रहे हैं। हर छोटी बड़ी बात पर किसी ज्ञापन से लेकर के और हर कार्य में आपकी उपस्थिति दर्ज की जाती रही है। तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं डॉक्टर आर यादव साहब, जो कोटपूतली के एक न केवल स्वास्थ्य के शीर्षस्थ स्तंभ माने जाते रहे हैं। आपने कोटपूतली बीडीएम हॉस्पिटल से पीएमओ से सेवानिवृत्ति लेने के बाद और सर्विस में रहते हुए भी बड़ी बेबाकी के साथ आपने हेल्थ की पैरवी की है। जहां कहीं बात हॉस्पिटल के डेवलपमेंट की आई, पेशेंट के डेवलपमेंट की आई, या कहीं अधिकारों के हनन की बात आई, आपने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि गवर्नमेंट सर्वेंट में रहते हुए वो इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी कैसे कर रहे हैं। लेकिन सोच पॉजिटिव रही तो आज बहुत शानदार आपने सेवानिवृत्ति के साथ साथ आज समाज में लोगों को एक तरह से रास्ता दिखाने का कार्य आप कर रहे हैं। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बाईं साइड जो शख्सियत मौजूद हैं, आप हैं शंकरलाल जी सैनी, जो कोटपूतली में एक बार नहीं 3 बार आपने कोटपूतली नगर पालिका चेयरमैन को सुशोभित किया है और आप 90+ की एज में भी आज इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे बड़ा समीक्षक मेरे ख्याल से इंदौरिया टाइम्स को नहीं मिल सकता, आवाम को भी नहीं मिल सकता। जो कुछ आज ये कहेंगे मैं समझता हूं ये स्वयं अपने आप में एक इतिहास है। जब कभी तथ्य नहीं मिलते तो किंवदंतियों के आधार पर इतिहासकार उसे दर्ज कर देता है और उसी को इतिहास मान लिया जाता है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप ही के साथ बैठे हुए हैं मैथिली शरण जी बंसल, जो कि नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। वर्षों से नगर व्यापार महासंघ को आप नेतृत्व देते रहे हैं। कहीं भी कोई मैटर होता है, कहीं गोली चली है, कहीं कोई धमकी आई है, कहीं अतिक्रमण बढ़ा है, या कोई भी व्यापारी के साथ प्रॉब्लम आई है, आप कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहे हैं, पुरजोर अपनी बात उठाते रहे हैं, गैर राजनीतिक रूप से अपनी बात को इस तरह से रखते रहे हैं कि लोगों को इनकी बात पर विश्वास करना ही होता है। आप तमाम साहिबान का इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो के आगमन पर बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो राकेश जी, मेरा ये कहना है, यदि कोटपूतली 31 इसको 1 जनवरी को नहीं बजट में भी जिला बनता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्थानीय मंत्री विधायक राजेंद्र यादव जी का समूची जनता, हम ही नहीं सभी प्रत्येक राजनीतिक दलों के लोग, यहाँ की जनता
बहुत बहुत बधाई देना चाहेगी कि जिले की कोटपुतली की मांग वर्षों से है और बहुत सारे लोगों ने जिले के लिए संघर्ष किया है, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, जन जागरण, उसमें मैं भी एक पार्ट रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पिताजी सूरजमल यादव साहब भी उसमें रहे हैं, मैथिली जी, शंकर जी, बहुत सारे लोग, हीरालाल भूषण जी, सुनंद जियाले साहब, बहुत लोगों ने कोटपुतली को जिले के लिए उनकी एक तरह से शहादत हो गई। तो यदि राजेंद्र यादव जी जो कि बाहरी व्यक्ति है और यहाँ की जनता ने उनको जो मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, उनकी एक राजनीतिक हैसियत बढ़ाई, वो यदि जिला बना देते हैं तो जनता का 50% कर्ज उतर जाएगा। 100 तो नहीं उतरेगा, लेकिन 50% मान लेंगे। 2 बार के एमएलए बनाने के बाद राजेंद्र जी को उपलब्धि यहाँ दी है, इसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का भी, उनका भी। क्या कोई नाराज नहीं है? ये अखबारों में, मीडिया में छपता रहता है कि फला नाराज है, जिले से कौन नाराज होगा, ये तो जनता चाहती है जिला बढ़े। और हमने 2 बार विधायक बढ़ाया यहाँ से अच्छे वोटों से, 36 बिरादरी के लोगों को सम्मान दिया, तो क्यों नहीं बने जिला। साथ ही साथ जो मास्टर प्लान के नाम शहर को एक दिन उजाड़ने का काम किया है, उसके कम से कम मैं तो पूरी तरह टोटल विरोधी हूँ, क्योंकि मास्टर प्लान के नाम पर शहर के 20-30 हजार लोगों को बेघर कर दिया गया। उजाड़ने से पहली बात तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हम दो तरह की बातें कर रहे हैं कि जिले के नाम पर हमने कालोड़ा में ऑलरेडी जमीन एक्वायर करवा दी, अलॉट करवा ली। जब कालोड़ा में जमीन अलॉट करवा ली तो कोटपुतली के मास्टर प्लान की कहाँ चिंता हो रही है? इनको अंतोगत ऑफिस तो वहां जा ही रहे हैं, तो वहीं हमको मास्टर प्लान और उस शहर को ठीक से बसाना था। इनको यहाँ बेचारे छोटे व्यापारी, गरीब लोग अपना काम चला रहे थे, उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। उनको वापस भी पुनर्वास करने में कितनी तकलीफ आ रही है। सबसे पहले यदि हम भी कर रहे थे तो सबसे पहले व्यापारियों को विश्वास में लेकर उनकी पुनर्वास की बात होनी चाहिए थी। पुनर्वास के बजाय यहाँ की जो बेशकीमती संपत्तियों पर नगर परिषद की भी और सरकार के नुमाइंदे से राजेंद्र यादव की नजर लड़ी हुई है कि इनको कैसे खुरद किया जाए, कैसे हड़पा जाए। तो मेरा यही कहना है कि जो कार्यकाल रहा 4 साल का, उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही। हाँ, कुछ सरकार की ये जल जीवन योजना है और कई तरह की योजनाएं हैं, उनसे आम जनता को थोड़ा रिलीफ मिली है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर मैं इस पार्टी का गठबंधन का सहयोगी भी हूँ। मेरी पार्टी राजस्थान में पिछला चुनाव कांग्रेस से गठबंधन में लड़ी थी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि महिलाओं पर अत्याचार और लगातार पेपर लीक करके और कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार ने बहुत बढ़िया काम नहीं किया। अभी भी आग्रह है, सुझाव है कि 1 साल बचाए, उसमें सरकार के लोग। रामनिवास जी, मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगा और साथ में ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि उच्च शिक्षा मंत्री भी आप रहे हैं राजेंद्र सिंह यादव, और स्थानीय विधायक हैं, और पहली बार सत्ता पक्ष विधायक होने के साथ साथ भी ये बात मजबूती से जुड़ जाती है कि जिला इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। बावजूद इसके शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या बड़े आयाम स्थापित होते हुए नजर आए? शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ कोई ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन जिले की जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। जिला परिस्थिति जन्य होता है। हमारा त्याग तो था नहीं, हमने 4 साल राज भोगा है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ज्यादा दबा कर नहीं कह सकते, निवेदन कर सकते हैं। तो निवेदन में तो निवेदन होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ध्यान देंगे और जनता की भावनाओं को देखते हुए निश्चित जिला बढ़ाएंगे। गुड गवर्नेंस को लेकर क्या कहेंगे? गुड गवर्नेंस तो आप पूरे अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं प्रदेश में क्या माहौल है, किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि आज तक कोई भर्ती नहीं हो पाई। बेरोजगारों के साथ कितना बुरा हो रहा है। साथ ही साथ जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गए, छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार, तो कोई गुड गवर्नेंस अशोक गहलोत की 4 साल की सरकार में कोई ऐसा कोई बहुत बेहतर कानून व्यवस्था का काम नहीं हुआ जिसकी हम प्रशंसा कर सके। स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा साहब द्वारा लिखित तोरामाटी के इतिहास के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोटपुतली में विक्टोरिया मेमोरियल एक डिस्पेंसरी हॉस्पिटल हुआ करता था, और उसके बाद में 50 बेड से जो BDM हॉस्पिटल शुरू हुआ, आज वो 250 बेडेड जिला स्तरीय हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त कर चुका है। आपको लगता है कि वो जिला स्तरीय हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल तो जिला स्तरीय है, बेड भी 250 ही है, लेकिन वहां जो उचित प्रबंध नहीं है। जांचों के नाम पर हमको फिर जयपुर या बाहर से, तो क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था जांचें सही नहीं हो रही है, जांचों के मशीनें नहीं है,
तो कैसे आप उसको जिला स्तरीय हॉस्पिटल का वो मान लेंगे? जिला स्तरीय हॉस्पिटल है, जहाँ अंदर तो वो जांच होती नहीं है। नहीं, आईसीयू बना दिया है उन्होंने, आयुष में कहाँ चालू है? और जो वेंटिलेटर वगैरह आए हैं, सुन रहे हैं कि वापस से वेरिएंट की वापस से दस्तक शुरू हो गई है। क्या हम आज की स्थिति में बहुत चीजें आई, लेकिन वो उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा। आपने देखा जनप्रतिनिधि के रूप में रामनिवास यादव का कहना ये है कि यदि कोटपुली को जिला बना दिया जाता है तो यहाँ कोई राजनीति नहीं करेगा, बल्कि हर जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, उच्च शिक्षा, गृह राज्य मंत्री का स्वागत करेगा, धन्यवाद ज्ञापित करेगा। आखिर क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग, जिसमें कुछ लोग तो दिवंगत हो गए इस मांग के साथ, इसके बावजूद आज तक कोटपुली इन चीजों से महरूम रहा, जबकि वो सारी योग्यताएं कोटपुली पूरा करता रहा है। इसके बाद में शिक्षा हो या स्वास्थ्य और गुड गवर्नेंस की बात तो ये है कि आए दिन गोलियां चलना, हत्या हो जाना, मामले खुलने की तो बात ही अलग है। कुछ लोग तो उसको भूल जाने के आदी हो चले हैं। इस तरह की बातें आपने रखी हैं। फिर भला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना कि 4 साल बेमिसाल गुड गवर्नेंस राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्लोगन है जिसको जनता किस हद तक स्वीकार करेगी और क्या वापस से कांग्रेस रिपीट करेगी? केवल कथनी और करनी में कितना अंतर कर पाएगी आवाम, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला। बल्कि देश भी चलता है वो जीडीपी से चलता है। व्यापार के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है। जिला भी बनेगा तो जिले के लिए संसाधन भी कहीं ना कहीं व्यापार से ही उसमें आने वाले होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय स्टूडियो में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण जी बंसल। मैं चाहूंगा कि बंसल साहब ये बताएंगे कि जैसा कि मैंने भूमिका में बता दिया है आपको कि इन 4 सालों के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस और विशेषकर मास्टर प्लान को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है? मैं एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर के आपने इंदौरिया टाइम्स ने हमको आमंत्रित करके स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, 4 साल में कांग्रेस जो प्रचार कर रही है कि हमने बहुत बढ़िया शासन दिया है और सारी, तो जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में ही ले लें, कोटपूर्ति में पहले जो कॉलेज में संख्या हुआ करती थी विद्यार्थियों की 5-6 हजार की, आज मैं समझता हूँ 2200 की संख्या आ गई है। अगर बढ़िया होता, जबकि हमारे यहाँ का विधायक उच्च शिक्षा मंत्री है और उसके बावजूद भी यहाँ संख्या घट रही है। किसी भी डिपार्टमेंट का इसमें कोई नया विकास नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल साफ है और ना वो मंत्री महोदय इस बात की चर्चा करते हैं कभी कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि कोटपुतली का। सरकारी स्कूल को अंग्रेजी माध्यम बना दिया उन्होंने। सरदार स्कूल को अंग्रेजी माध्यम बढ़ा दिया, लेकिन केवल अंग्रेजी माध्यम बढ़ाने से तो कुछ विकास होता नहीं है। वहां पर 20-25 लड़कों का एडमिशन हुआ है, केवल इतनी ही है। तो क्या 25 बच्चों के एडमिशन इंग्लिश में होने से और सारे कोटपुतली क्षेत्र को इंग्लिश के माध्यम से आगे बढ़ जाएगा? स्कूटियां भी बांटी हैं बच्चों को। स्कूटियां बांटी हैं, वो तो हमेशा बढ़ती आ रही है, हर साल बढ़ती है। ये तो एक राजनीतिक फंडा है कि किसी प्रकार से हमारे समर्थन में ये लोग बाग आ जाए और हमको समर्थन दे, मगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल ने गुजरात में बहुत प्रलोभन की बातें दी थी, मगर वो वहाँ पर सक्सेस नहीं हो सके। इसी प्रकार से प्रलोभनों से राजस्थान की जनता नहीं आने वाली है। राजस्थान एक धनाढ्य प्रदेश है, इसलिए इन छोटे मोटे प्रलोभनों से कुछ उसमें होने वाला नहीं है। आपके बिजनेस प्रतिष्ठान से लगता हुआ ही स्वास्थ्य का एक पहली पायदान यदि कहें तो विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉस्पिटल था वो आप ही के प्रतिष्ठान से लगता हुआ है, जबकि आज वहां पे नगर पालिका ने एक तरह से अपने अतिक्रमण का मलबे का ढेर लाकर रख छोड़ा है। क्या है उसका इतिहास और क्या है बीडीएम हॉस्पिटल की वर्तमान स्थिति? पहले जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल था तो यहाँ पर मरीज ठीक होकर जाया करता था, इलाज होता था और कर्मचारी मेहनत करते थे उसमें। लेकिन आज जो बीडीएम है कोई परवाह नहीं करता है, केवल एमएलए की यानी मंत्री महोदय की हाजिरी करते हैं और सब उन्होंने अपने समर्थक कर्मचारी लाकर बिठा दिए हैं जो हाँ हूँ करते हैं। बाकी काम के नाम पर जिला स्तरीय इस हॉस्पिटल का ये हाल है कि आज भी जरा सी चोट लगने पर मरीज को जयपुर रेफर किया जाता है।
अगर हमारा ये हॉस्पिटल जिला स्तरीय सुविधाएं देता, ये चाहे 250-300 बेड का कितना भी कर दो, अगर व्यवस्था सही नहीं है तो उस बेड बनाने से फायदा क्या है? कि आज तक आम जनता ये कहती है कि कोटपुतली का जो विकास मोतीलाल मोदी ने किया वो आज तक कोई नहीं कर सका। कितने भी एमएलए आ गए, उसका कारण यही है कि मोदी जी ने यहाँ पर नेशनल हाईवे लेकर आए, ये जबकि दूसरी तरफ से जा रहा था अलवर होते हुए, उसको कोटपुतली की तरफ से ट्रांसफर किया। मोदी जी ने ये कॉलेज खोला, अब जगह जगह कलकत्ता जाकर के लोगों से अपने प्राइवेट पैसा ला करके स्थापना की, गर्ल्स कॉलेज खुलवाया, बिजली आई। मोदी जी के जमाने में जितना विकास हुआ वो यहाँ पर हुआ, ये सबको लगता है। इसलिए आम आज कोटपुतली का बच्चा कहता है कि विकास पुरुष यहाँ पर अगर हुआ है तो मोतीलाल मोदी हुआ। लेकिन मोदी जी जिला नहीं बना पाए, राजेंद्र जी जिला बना रहे हैं। ये जिला बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे तो संशय है, ये नहीं बनेगा। ये केवल अपना प्रचार कर रहे हैं और आखिरी दिन तक ये प्रचार करते रहेंगे, अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। कब बनेगा इसका कोई पता नहीं। गुड गवर्नेंस की दुहाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसकी पैरवी करते रहे हैं स्थानीय विधायक, गृह राज्य मंत्री और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं कि वो इस बात की शेखी बगाड़ते देखे जा सकते हैं कि उनके क्षेत्र में अमन और शांति है, जबकि आए दिन लूट और गोली और फायरिंग चलने की घटनाएं आम है। आज तक दवा व्यापारी की दुकान पर चली गोली का खुलासा नहीं हुआ, आज तक प्रहलाद हत्याकांड का मामला खुलकर नहीं आया। नामजद रिपोर्ट के नाम पर आज भी खुद नगर पालिका कचहरी परिसर के अंतर्गत लोग रामलीला मंच पर धरना देने पर आमादा हैं। इसी तरह से ग्रासिम के सामने धरना चल रहा है। नववर्ष से पूर्व यदि आवाम धरनों पे बैठी है और इस तरह का माहौल है तो आखिर किस गुड गवर्नेंस की बात स्थानीय विधायक या प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर सकती है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी कि यहाँ पर जो गुड गवर्नेंस की बात है, मेरे ख्याल में बैड गवर्नेंस कहें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों कि अभी कुछ दिन पहले ही चोरी हुई और उसमें गोलियां चली और 20 कदम पर पुलिस खड़ी है, उसको पकड़ नहीं सकी। बड़ी ठीक 84 में भी ऐसा ही कांड हुआ करता था, इसीलिए जनता में आक्रोश हुआ और 20-25 हजार की संख्या में लोग बाग थाने पर धरना देने के लिए आ गए। ऐसी परिस्थितियां फिर पैदा हो रही हैं, ये गुमान नहीं करें अधिकारी यहाँ के। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि जिस रोज ये पब्लिक जागेगी तो उस रोज ये एक अधिकारी यहाँ पर नहीं मिलेगा। मुझे याद है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उस थाने पर जब घेरा हुआ तो 3 महीने तक कोई भी अधिकारी इस रोड से निकला नहीं। इस मास्टर प्लान के नाम पर रोड चौड़ा करने के लिए 100 साल 150 साल की हवेलियों को तोड़ दिया गया है। मुझे बताओ, लाशों पर से अगर लाश बिछा करके वहां पर सड़क बनेगी तो क्या वो सफल होगी? दूसरी बात, रोड चौड़ा करने के लिए ये हवेलियां तोड़ी गई हैं और बीच में डिवाइडर बना दिया गया है, जो डिवाइडर 10 फुट जमीन को खराब करता है, यानी रास्ता 10 फुट कम करेगा। चौड़ा करने के लिए हवेलियां तोड़ी गई हैं और पैसा बढ़ाने के लिए इसका पैसा उठे और उसमें कमीशन बढ़े केवल मात्र इसलिए डिवाइडर। पीड़ा है नगर व्यापार महासंघ, आज पूरे व्यापारी नहीं आ सकते हैं तो व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोगों को, तमाम व्यापारियों को ये नहीं लगना चाहिए कि कोई उनकी केयर करने वाला नहीं है। आज जो प्रबुद्ध लोग यहाँ इंदौरिया टाइम स्टूडियो में बैठे हैं, ये सब उन्हीं की परवाह के लिए बैठे हैं और वो एक तरह से प्रयास करना चाहते हैं स्थानीय विधायक, गृह राज्य मंत्री या क्षेत्र के नेतृत्व को कि अभी भी समय है, लोगों की बददुआ से बचा जा सकता है। यदि समय रहते हुए लोगों को साथ लेकर कोई कार्य किया जाता है तो हर एक व्यक्ति जिले का स्वागत करेगा। विकास कौन नहीं चाहता, सड़कें कौन चौड़ी नहीं चाहता? आखिर महंगी महंगी गाड़ियां यदि सड़कों पर नहीं चलेंगी तो वो गाड़ियां किस काम की रह जाएंगी? बावजूद उसके यदि कोई खुश नहीं है तो वजह तो जरूर है। समीक्षा की आवश्यकता थी, इसलिए इंदौरिया टाइम्स के द्वारा चलाई गई इस मुहिम में जिन विषयों पर टच किया जा रहा है, ये महज किसी व्यक्ति की आलोचना का केंद्र नहीं है। आवश्यकता है इन सब बातों पर विचार विमर्श किए जाने की। जहां तक आज की संगोष्ठी का प्रश्न है, इसमें मेन बिंदु है शिक्षा। अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पिछले 4 वर्ष से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे गुड गवर्नेंस की बात हो या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स के मैटर्स
या डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने की बात हो, इन सभी के बारे में मैं आपको एक सीमित वो बताता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार ने काम किया, उसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेज इन्होंने खोले हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पेपर पे है, रिकॉर्ड में है। लेकिन उसके साथ ही घोषणा करना तो आसान है, लेकिन घोषणाओं को एक मूर्त रूप देना, मूर्त रूप इन सेंस कॉलेज तो खुल गया, लेकिन कॉलेज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टाफ वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें जो बच्चा एडमिशन लेता है और वो जो वर्ष भर कॉलेज आता है, न बैठने की जगह है, न शिक्षकों और या प्रोफेसर वगैरह की कोई व्यवस्था है। तो सर्वप्रथम ये अच्छी बात है कि भाई हम जो है शैक्षणिक संस्थान खोलें, लेकिन खोलने से पहले उनकी संचालन के संदर्भ में अगर थोड़ा सा विचार विमर्श और उनकी व्यवस्थाएं करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जैसे बात करें कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं और लगभग 560 के आसपास महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पूरे प्रदेश में खोले गए हैं। राकेश जी, संचार क्रांति और आईटी के विकास के साथ आज पूरे संसार में जो है दूरियां कम हुई हैं। बहुत सारे देश जो है अब दूर नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आने वाले समय और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी माध्यम ही, अंग्रेजी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसको कि हम संसार की भाषा कह सकते हैं। हालांकि मुझे गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा को भी प्रोत्साहन मिले और हमने स्वयं को भी स्वाभिमान उस पर होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें और हमारे आने वाले जो भारत का भविष्य है, बच्चे हैं, वो आने वाले समय में देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे देश का नाम रोशन करे, इस प्रदेश का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। तो अगर वो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से उसका अंग्रेजी का फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा। और अगर कोटपुतली परिक्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या कुछ आपने देखा है, कहाँ किस लेवल पे आपने छोड़ा था और आज कहाँ कोटपुतली है, इसको थोड़ा सा बताएं। राकेश जी, इस संदर्भ में अपन ने पहले भी, मुझे अच्छी तरह याद है, इसी स्टूडियो में हमने चर्चा की थी कि कोटपुतली ये कहें कि सन 1947 के बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया है। सन 1934 में विक्टोरिया जुबली मेमोरियल हॉस्पिटल, शायद मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन कोई महारानी के सम्मान में यहाँ ये हॉस्पिटल चालू हुआ था, जो कि एक बहुत ही उस टाइम इस क्षेत्र में ये सुविधा होना एक बहुत ही गौरव और सम्मान की बात थी। जहाँ की दूर दूर कई जिले लेवल जो आज जिले बने हुए हैं वहाँ भी सुविधाएं थी नहीं। उसके बाद दिन प्रतिदिन जो है, जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि आए, उनके भी प्रयास हैं। कुछ जो है हमारे भामाशाह हैं जो इस क्षेत्र में, जो कि हमारे लिए परम सम्माननीय है और सौभाग्य की बात है कि ऐसे भामाशाह हमारे क्षेत्र में हैं, पैदा हुए हैं, जिन्होंने पूरे देश में अनेक जगह अपना व्यापार करके और समृद्धि पाई है और उसी में से अपनी शुभ कमाई में से कुछ पैसा यहाँ दान में देके हम पब्लिक को सुविधाएं मुहैया कराई है। इसके लिए मैं उन सभी का जो है तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जहाँ तक बात वर्तमान में इस चिकित्सालय की है, ये पूर्व में उप जिला चिकित्सालय था। करीब 3 वर्ष पूर्व, 2.5-3 वर्ष पूर्व, जब मैं इस संस्थान का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी था, उस टाइम ये जिला चिकित्सालय बना था, जिसमें जिला चिकित्सालय बनाने के लिए पूर्व में पिछले 2-3 वर्षों में, बनने से 3-4 वर्ष पूर्व से जो है सारा होमवर्क चल रहा था। अनेक बार मैं ये कहूँ कि 13 से 18 तक भाजपा का शासन था। उस टाइम भी जो भाजपा के यहाँ जो प्रतिनिधि थे या भाजपा के सो कॉल्ड नेता थे, उनके सामने भी मैंने बात रखी थी कि आप किसी की मांग मत कीजिए, आप जिला हॉस्पिटल की मांग कीजिए। तो खैर कोई बात नहीं, उस टाइम दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। बाद में जैसे ये कांग्रेस शासन आया 2018 के बाद में, तो जिला चिकित्सालय घोषित हो गया। उप जिला चिकित्सालय में से वो पट गया, जिला चिकित्सालय हो गया। कुछ सुविधाएं आनी थी जो कि जो इसका प्रभारी था
या यहाँ का जो राजनेता या जनप्रतिनिधि था, उनको जो है एक सोच करके एक जो प्रयास करना चाहिए था, उस प्रयास का कहीं ना कहीं अभाव रहा। जिला चिकित्सालय अवश्य बन गया, लेकिन सुविधाएं जो जिला चिकित्सालय की आनी चाहिए थी, उनमें कहीं ना कहीं इन जो चिकित्सालय प्रभारी है या जो हमारा यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व है, उनकी कमी की वजह से वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मैथिली जी ने बताया कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए हमारे मरीज जो है यहाँ से सीधे जयपुर रेफर किए जाते हैं, और ये एक रेफरल सेंटर बन के रह गया है। उसकी मैं आपको ये बताऊं कि रेफरल सेंटर इसलिए है कि एक तो जैसे पेशेंट आता है, चाहे वो गंभीर हालत में है या नहीं है, पेशेंट का जो अटेंडेंट है या उसका परिजन जो है, वो उसकी गंभीरता को समझता नहीं है, और वो बहुत ही उस स्थिति में होता है कि पता नहीं मेरे मरीज को क्या है। डॉक्टर कन्विंस करने का भी प्रयास करता है, लेकिन कुछ संसाधनों की सीमितता की वजह से वो उनको कन्विंस करने में असफल होता है, और मरीज ये सोचता है कि भाई यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, जयपुर ले जाऊँ। तो यहाँ का चिकित्सक जो वास्तव में इलाज कर सकता है और कोई खास बात नहीं है, वो यही इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ गैप की वजह से या कुछ इस तरह की एक पब्लिक में इमेज होने की वजह से कि यहाँ संसाधनों का अभाव है, वो मरीज को यहाँ नहीं रखता, वो सीधा जयपुर ले जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरा, मैं अभी जैसे आपको कह रहा था कि चिकित्सालय में जो प्रभारी हैं, जो मेरे बाद में आए हैं, उनको जैसा होमवर्क करना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही, या यहाँ के राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उनको जो फीडबैक देना चाहिए था कि हम ये सुविधाएं हमारे चिकित्सालय में किस तरह से हम कर सकते हैं, ये एक तरीका है। डॉक्टर आईसीयू जैसे बीडीएम में आया है, या विकास की हम बात करें तो बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन काफी हुआ है, मतलब संसाधन पहली बात तो है नहीं जिला स्तर के, और हैं तो आईसीयू है तो टेक्नीशियन नहीं है, मशीन है तो वो संचालित नहीं है, इंस्टॉलेशन तक नहीं हुआ है, एक बीमारी से अभी हम ठीक से उभरे नहीं है, वापस से बीमारी का दस्तक जो हो गया है। तो आपके टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज थी उनमें भी अभी कुछ कटौती हो गई है। एक मल्टी स्पेशलिटी से जुड़ी हुई एक तरह से संसाधनों से लैस जो हमारी एम्बुलेंस हुआ करती थी, जो कि लाखों की कीमत की थी, वो किसी वजह से गई थी, तब क्या उसे वापस नहीं आ जाना चाहिए था? मतलब चीज आई है उसकी मीडियाबाजी हुई है, लेकिन जो चीज चली गई है उसका स्टॉक रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। इन सब चीजों को लेकर जो संसाधनों का खामियाजा है उसे पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। ये कहता हूँ राकेश जी कि संसाधन, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हो, उपकरणों से संबंधित हो, जिला चिकित्सालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए उन संसाधनों की और पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारा एमसीएच सेंटर ये 2014 या 15 में सैंक्शन हुआ था जी। हमारा और झुंझुनू जो हॉस्पिटल बीडी के हॉस्पिटल है और बीडीएम हॉस्पिटल कोटपुतली के एमसीएच सेंटर एक साथ सैंक्शन हुए थे। उपलब्धि, हाँ, वहाँ के जो चिकित्सालय प्रभारी थे और जो राजनीतिक नेतृत्व था, उन दोनों के सामंजस्य से वो करीब 2 साल में फंक्शन मतलब क्रियाशील हो गया, सारा स्टाफ लग गया, बिल्डिंग बन गई, सारी बात। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैंने जब 2017 में चार्ज लिया तो हमारा जो सैंक्शन हुआ जो एमसीएच सेंटर था वो डंप बस्ते में पड़ा हुआ था, उसके बारे में किसी को वो नहीं। हमने जब उसको परस्यू किया हमारे लेटर को लेके, तब वहां से जो है सारी प्रक्रियाएं चालू हुई। तो संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ता है, परस्यू करना पड़ता है। अभी जैसे कुछ एक अखबार में कई बार आता है कि भाई एक्सरे जो है मशीन 15 दिन से बंद पड़ी है, एक्सरे बाहर से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बाहर से? मैं एक बात बताता हूं कि जो प्रभारी बनता है उसको पूरी हॉस्पिटल की प्रक्रिया समझने में कम से कम 6 माह का समय लग जाता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति हो तो उस काम को 15 दिन में भी सीख सकता है जी। ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है कि जो भी जैसे फिल्म वगैरह हैं, आप जिला जो स्टोर है, दवाई स्टोर है, वहां से आप लाइए, प्रॉपर सप्लाई होती है, हर रोज या दूसरे दिन गाड़ी जाती है, आप वहां से लाइए। अगर वहां शॉर्टेज है तो वहां से एनओसी दी जाती है कि ये उपलब्ध नहीं है तो हमारे यहाँ जो है ना, हमने टेंडर कर रखे हैं, सभी कंपनी के टेंडर कर रखे हैं, वो फिल्म की रेट फिक्स है, वहां से एनओसी आते ही आप तुरंत उसको रिंग कीजिए ना, भाई इतनी फिल्म तुरंत भिजवाइए, उसी टाइम व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव और जानकारी के अभाव में ये सारी परेशानियां आती है। दवा जो ये जैसे कुछ स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं बहुत अच्छी हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है,
या मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं। और इसमें अगर आज हमें अखबार में शिकायत मिलती है कि फला हॉस्पिटल के स्टोर में ये फला दवा का अभाव है, क्यों है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उस चिकित्सालय प्रभारी की कि ये अभाव क्यों है। अभाव का मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ कि जैसे MNDY मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का एक यहाँ पे अलग से अकाउंट है, उसमें एक लेवल है कि 10 लाख से नीचे जैसी रकम आएगी उसमें पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जी। हम जैसे मैं मेरे टाइम की बात करूं तो उस टाइम सभी दवाइयां जो अनलिस्टेड थी कि भाई एक जिला चिकित्सालय में ये दवाई होनी चाहिए, जो भी संख्या थी उनकी, उन सभी का हम हर वर्ष टेंडर करते थे और जो टेंडर की प्रक्रिया पूरी अपना के हम रखते थे और आवश्यकता अनुसार जब जरूरत होती थी उनको ऑर्डर देते थे। तो जैसे मान लो हमें रेगुलर सप्लाई जिला स्टोर से मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट जो MNDY स्टोर है वहाँ से ला रहे हैं, वहाँ से अगर नहीं मिल रही हो दवाई जो लिस्ट में है तो उनकी NOC लेनी पड़ती है, वो NOC लेके आते हैं, NOC के साथ में उसको लगा के टैग और जिनको टेंडर है उनको फोन करके तुरंत दवा उपलब्ध हो जाती है। बावजूद उसके दवा नहीं है। हाँ, उसके बावजूद अगर दवाई नहीं है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का अभाव है। जो प्रभारी है संस्थान का उसकी कहीं ना कहीं ना समझी है, या जो और स्टाफ है चाहे वो अकाउंटेंट है या कोई बाबू है, किसी न किसी की वो कमी है, लापरवाही मिला, लेकिन ICU संचालित नहीं हो पाया, उसकी वजह क्या रही होगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ 3 ऑक्सीजन सेंटर वो बनाए गए, प्लांट बनाए गए, उसमें से अभी 2-4 दिन पहले अखबार में था कि 2 काम कर रहे हैं, 1 काम नहीं कर रहा है। 200 बेडों के ऊपर ऑक्सीजन के पॉइंट तो लगा दिए गए, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को या उसकी जो प्रॉपर एक चीज है कि कब पेशेंट आएगा वो चीज वहां पर फ्लो है या नहीं है, इन तमाम चीजों के बावजूद भी कुछ जिला स्तरीय हॉस्पिटल को इस तरह से सामने लाया जाता रहा है कि यहाँ कोई कमी है ही नहीं। कमी है तो केवल लोगों के विश्वास की है, जो कि आज भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं या जयपुर रेफर होना चाहते हैं। इसको आप किस नजरिए से लेंगे? राकेश जी, मैं ये कहता हूँ कि एक इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर इच्छा शक्ति हो, जिसमें मैं मानता हूँ कि प्रभारी के साथ साथ और जो विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, जैसे कोई मान लो मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, सर्जिकल का है, उनकी जो आईसीयू को संचालित करने की जो जिम्मेदारी है, या जैसे निश्चेतन विभाग के हैं जो आईसीयू को संचालित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है, मैं ये मानता हूँ कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और ये एक भाव हो कि हमें ये सुविधाएं जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, न आर्थिक संसाधनों की कमी है, न कोई उपकरणों से संबंधित कमी है, हमें संचालित करनी है, सेवाएं देनी है, तो निश्चित रूप से दे सकते हैं। आदमी का क्या होता है कि कोई भी परिवर्तन होता है या कोई नई चीज शुरुआत होती है, थोड़ी परेशानियां आती है, निश्चित रूप से परेशानी आती है, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम ये इच्छा शक्ति रखेंगे, हमें तो ये चालू करनी है, हमें जो है लोगों को ये सेवाएं देनी है और राज्य सरकार की तरफ से ये सैंक्शन है, तो अगर हम ये इच्छा शक्ति रखें तो वो सेवाएं बहुत ही अप टू द मार्क संचालित कर सकते हैं, इसमें कतई कोई वो नहीं है। लेकिन वो इच्छा शक्ति का भाव और एक कंफर्ट जोन में रहना कि अनावश्यक सीरियस मरीज को हो सकता है मुझे रात को से 3 बार उठ के आना पड़े, हो सकता है मेरे कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में कोई डिस्टरबेंस हो, उसकी वजह से ये सेवाएं जो है आम पब्लिक को इसका लाभ नहीं मिल पाता। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो जो चिकित्सालय प्रभारी है उसकी मॉनिटरिंग, वो उस अपने जिम्मेदारी को समझे और साथ ही साथ आम जनता या जनप्रतिनिधि जो है वो उसका फीडबैक ले और वो ईमानदारी से प्रयास करे, तो ये सेवाएं पब्लिक को आराम से मुहैया हो सकती है। डॉक्टर आर यादव के साथ होने का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर 2 घंटे में भी हम अपनी बातों को समराइज नहीं कर पाएंगे। एक लालच मन में आता है। अव्यवस्थाओं को आपने बहुत बारीकी से चिन्हित किया है और विभाग अंदाज में एक बहुत ही एक समालोचक के रूप में आप हमेशा आते रहे हैं। आपने कहा जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो नो डाउट बेहतरीन योजनाएं हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में, इच्छा शक्ति के अभाव में वो तमाम योजनाएं हैं एक तरह से भेंट चढ़ा दी गई हैं और आज ये हॉस्पिटल एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। क्योंकि समय अभाव है इसलिए मैं डायरेक्ट उस विषय पे आता हूं जो कि आपके बड़े योगदान से आपको जुड़ता है, वो है कोटपुतली का विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसके बारे में सबसे पहले उसे अतिक्रमण से मुक्त करने का बीड़ा यदि किसी ने उठाया तो वो इंदौरिया टाइम्स ही था। और आपने प्रसंज्ञान लेते हुए उस पर इस तरह से कुछ कार्य किया कि उस जमीन के ऊपर न केवल चारदीवारी बनाई गई बल्कि उसके अंतर्गत डिस्पेंसरी से लेकर यदि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के क्वार्टर्स यदि बनाए जाते तो संभवतः वो जमीन आज भी पीडीएम हॉस्पिटल की ही जमीन बनी रह सकती थी।
लेकिन अभी बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि जिस तरह से नगर पालिका के पुराने भवन के ऑक्शन किया गया, अभी करोड़ों में बोलियां लगाई गई, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कब रातों रात उस विक्टोरिया मेमोरियल की जमीन के ऊपर भी कोई पार्किंग बनाते हुए उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। क्या यह संभव है कि किसी विभाग की जमीन को कोई भी व्यक्ति अपने निहित स्वार्थों की भेंट चढ़ा सकता है? क्या कुछ आपने ऐसे इंतजाम करके रख छोड़े थे उस समय कि जमीन पर कब्जा किया जाना आसान नहीं होगा? राकेश जी, इस संदर्भ में काफी चर्चाएं बात पहले हुई हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, इसकी जमीन खेतरी महाराज के द्वारा दी गई थी। उसका बाकायदा रिकॉर्ड और एक फाइल मैंने तैयार करवाई है। उसका ब्लूप्रिंट आज भी फाइल में लगा हुआ है। ये करीब 800 वर्ग गज जमीन से कुछ ज्यादा है और उसमें चारों तरफ की सीमाएं वगैरह हैं। बाकायदा नगर पालिका से ये रिकॉर्ड जो है, ये ब्लूप्रिंट, ये जो है तहसीलदार, प्रशासन और इन सब के द्वारा वो जो है वेरीफाइड है, सत्यापित है जी। इसमें क्या है कि बीडीएम की प्रॉपर्टी है, कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, लेकिन है बीडीएम की। बीडीएम भी सभी सार्वजनिक की सेवा देता है। बीडीएम की प्रॉपर्टी है। बीडीएम के लिए जो ये अब तक काम में आ रही थी, जैसे ये बीडीएम हॉस्पिटल बनने के बाद में जैसे डिस्पेंसरी इधर शिफ्ट हुई, उसके बाद में उसमें चिकित्सक और नर्सिंग कर्मचारियों के आवास थे और काफ़ी लोग वहाँ पे निवास करते थे। मैं जब इस चिकित्सालय का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बना तो मेरे पास कुछ जो वहाँ पे निवास कर रहे थे उन चिकित्सक और उनकी एक एप्लीकेशन आई कि सब हमारे जो है क्वार्टर्स की मरम्मत की आवश्यकता है। तो उस पे प्रसंज्ञान लेते हुए मैंने पीडब्ल्यूडी को लिखा तो एक्सीन का जवाब था कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, जर्जर है, मरम्मत के योग्य नहीं है। तो मुझे निश्चित रूप से आगे की प्रक्रिया अपनानी थी। मरम्मत के योग्य नहीं है ऐसा मुझे लिखित में मिल गया तो मैंने तुरंत वो क्वार्टर्स वगैरह खाली करवाए कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने तो उसको नकारा बिल्डिंग घोषित कर दिया था जी। बाकायदा कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए माननीय जिला कलेक्टर जयपुर से परमिशन लेते हुए उसको डिसमेंटल करवाया। एनआरएचएम के तत्कालीन जो एमडी थे आईएएस अधिकारी श्री नवीन जी जैन, उनसे मेरा थोड़ा ठीक था, उनसे रिक्वेस्ट करके एनआरएचएम के मद से लगभग 65 लाख रुपए नए चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के क्वार्टर बनाने के लिए सैंक्शन किए गए। सारे नक्शे वगैरह अप्रूव हो गए, काम चालू होना था। उसके बाद में कुछ इस तरह की उसमें बाधाएं रखी गई कि वो काम रोक दिया गया। उनकी मैं यहाँ विस्तृत चर्चा करना उचित नहीं समझता। कोई उस पर मेरे को व्यक्तिगत वो लेगा कि भाई मुझे व्यक्तिगत जो है ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आई थी कि भाई बहुत कीमती जमीन है। कीमती जमीन कोई बीडीएम उसको बेच थोड़ी रहा है, भाई बेचे जब तो ये है कि हम सस्ते में बेच रहे हैं, आप कीमती जमीन कोई गलत बात है। आज तक उसमें चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के क्वार्टर्स थे, आवासीय उद्देश्य से वो काम में ली जा रही थी। जब बिल्डिंग जर्जर होगी, नई बिल्डिंग के लिए सैंक्शन लाई तो उसमें चिकित्सक और उनके ही आवास बनाए जा रहे थे। कोई उसका पर्पज नहीं बदला गया, कोई उसमें कोई और वो नहीं किया गया, लेकिन उस काम को बाधा डाल के और उसको रुकवा दिया गया। कुल मिला के जो बजट आया था वो भी लैप्स हो गया और वो जगह जो है एज इट इज जैसी थी उससे भी जो है बदतर स्थिति में हो गई, क्योंकि जो संरचना वहाँ बीडीएम चिकित्सालय की थी उसको और डिसमेंटल कर दिया। तो अब निश्चित रूप से हो सकता है उस पर अतिक्रमण हो। अब उसका रक्षक कौन? रक्षक आम पब्लिक है, लेकिन आम पब्लिक अपने व्यक्तिगत कार्य में इतनी मशगूल रहती है कि इस तरह के सार्वजनिक कार्यों में कोई ध्यान ही नहीं देता। गुड गवर्नेंस पे डॉक्टर साहब आपके विचार? गुड गवर्नेंस जो है सुशासन, ये वर्ष 2014 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्म दिवस में एक सम्मान के रूप में मनाने के लिए सुशासन दिवस 25 दिसंबर का रखा और प्रतिवर्ष वर्ष 2014 से आज तक ये 25 दिसंबर जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में। गुड गवर्नेंस का मतलब है फुल डे वर्क, मतलब उस दिन छुट्टी नहीं है, फुल डे काम करेंगे। और गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि कुछ एक बिंदु होते हैं जो गुड गवर्नेंस के संदर्भ में, मैं तो ये कहता हूं कि अगर राज्य सरकारें गुड गवर्नेंस पे ध्यान दें और अगर ये गुड गवर्नेंस वाली एक बात हो तो पब्लिक में कोई निराशा या असंतोष की कोई भावना ही नहीं हो। गुड गवर्नेंस में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आदमी समझे, रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी हो, एक जिम्मेदारी का भाव तय हो, और एक उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी हो, और एक जो है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो। ये सारे जो है अगर नियमानुसार किए जाए तो गुड गवर्नेंस के द्वारा हम पूरी पब्लिक को बहुत ही राहत दे सकते हैं। अब इसमें जैसे मान लो मेरा अधिकार है कि मुझे 7 दिन में मेरा जो है जन्म प्रमाण पत्र, मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनना चाहिए, तो 7 दिन में बनना चाहिए। इन्होंने सिटीजन चार्टर लगा रखे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है? फॉलो नहीं होते। आम अधिकारी जो है उसको इस भाव से नहीं देखता कि भाई ये एप्लीकेशन आई है, इसको हमें डिस्पोजल कैसे करें, कोई कमी है तो हम उसको दुरुस्त करवा के इनको जो है 7 दिवस में इनका हम ये जन्म प्रमाण पत्र दे दें। वो क्या करता है, उसमें ये देखता है कि इसको रोकें कैसे, उसको रोकने वाले बिंदु लगाता है और उसको अनावश्यक जो है। अब हमारे साथ इस कार्यक्रम का जो सबसे पीक माना जा सकता है, जिसने वर्तमान में इस कोटपुतली शहर को बसने के साथ साथ इसको विकसित होते हुए देखा है, और जैसा कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि गुड गवर्नेंस के अंतर्गत, सुशासन के अंतर्गत जो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिस तरीके के कार्यों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे पेनलाइज किया जाना चाहिए, उन तमाम चीजों के यदि कोई जीते जागते हस्ताक्षर रखे गए तो वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और उनका नाम है शंकरलाल जी सैनी। शंकरलाल जी सैनी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। कई बार आपकी शैली ऐसी होती है कि जिसे कई बार मीडिया को सेंसर करना पड़ जाता है, तो मैं ये आज भी निवेदन करूंगा कि सेंसर का ध्यान रखते हुए आप अपनी बातों को जरूर रखेंगे, क्योंकि आपने 15 साल आप ही के परिवार ने 15 से 20 साल आपने जो एक तरह से इस क्षेत्र को, नगर पालिका क्षेत्र को दिया है, और मुझे आवाम को यह बताते हुए फक्र होता है कि कई बार हम मीडिया पर्सन ये सोचते थे कि आज हम नगर पालिका की कोई कमी ऐसी पकड़ेंगे कि जिसके अंतर्गत सफाई नहीं हुई है या फला रोड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन होगा क्यों नहीं। स्वयं 5:30 बजे नगर पालिका में आकर बैठ जाते थे, सबको फोन करना, सबको अपने अपने काम पे लगाना, और फिर तसल्ली से पूरे अखबार को पढ़ना आपकी दिनचर्या की एक शुरुआत हुआ करती थी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें समझ में आना चाहिए कि मैं कोई तारीफ के पुल नहीं बांध रहा हूं, बल्कि ये भी डिजर्व करते हैं। इसलिए आज के वर्तमान हालात में जहां आप एक लंबे कार्यकाल से जुड़े रहे, इसी नगर पालिका के कार्यकाल का अंतिम जो पालिका अध्यक्ष रहा 2020 के अंतर्गत पुष्पा सैनी, जो कि आप ही के अपने समुदाय विशेष से आती हैं, आपके सहयोग और आशीर्वाद से उन्होंने पालिका अध्यक्ष की शपथ ली और आज वो सभापति हैं। 95 साल आपकी उम्र है और 2 दिन बाद नववर्ष का आगाज होने वाला है। क्षेत्रीय आवाम इस समय बहुत परेशान है, आपकी अपनी नगर पालिका क्षेत्र के लोग बहुत आहत हैं। क्या आप उन्हें हौसला देना चाहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे कि यदि वो एकजुट रहे तो फिर कोई व्यक्ति हमें तोड़ने का प्रयास ना करे, क्या मैसेज करना चाहेंगे? हमको तो आज तक इन लोगों ने किसी बात में पूछा नहीं, ने किसी बुलाया था हमारे साथ ये बुलाया। यदि बुलाते तो 100, 200, 1000, 500 इकट्ठे करके इस काम को होने नहीं देते, किसी हालत में, चाहे कुछ भी करना था। मैं आया था, 2 राउंड लेके चला गया, मुझे किसी ने रामा श्यामा नहीं की, अब तू कहाँ जा रहा है, क्या कैसे आया, बस फिर उसके बाद मेरे खुंदक हो गया, पर मैं जाकर बैठ गया। आपने देखा जिस तरह से कोटपुतली है वो स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी की देन माना जाता है। ये उनका अपना एक जज्बा था कि वो किस तरह से क्षेत्र के उन तमाम भामाशाहों के पास जाके उन्हें कन्वेंस करते थे और वहां से धन लेकर आते थे। उनका अपना एक अंदाज था, वो झोली जरूर फैलाते थे लेकिन विकास के नाम पर झोली फैलाते थे। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य और क्या सारी व्यवस्थाएं, उन तमाम चीजों में कमोबेश किसी ना किसी रूप में मुक्तिलाल जी मोदी के नाम को किसी भी तरह से ये आवाम कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएगी। और शायद यही परिणाम रहा कि मुक्तिलाल मोदी जी के उस नाम को आज भी जनता जिस शिद्दत से लेती थी, शायद उन अवशेषों को भी मिटा देने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। और यदि ये क्रम जारी रहता है तो संभवतः चाहे वर्ष नया हो या हम परिषद बने या जिला, हमेशा इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि ये जो कार्यकाल बीता है, इस कार्यकाल में लोगों ने विकास कम और एक तरह से विनाश का सामना ज्यादा किया है। फिर चाहे क्षेत्र में गोली चली हो, आगजनी की घटनाएं हो, लूट हो, आम व्यक्ति की अस्मिता के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया हो, यानी कि योग्यता का किसी तरह का कोई आकलन किया जाना संभव नहीं